नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की गहराइयों में चलते हैं और उसके केंद्र में छिपे एक रहस्यमयी जीव को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। जगह है मेघालय असम बॉर्डर और वहां बहती है किनोई नदी। एक आदमी है विराट। घने अंधेरे में बस अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में वो ये नदी पार कर रहा है। आसमान में बादल हैं, लग रहा है बस अभी बरस पड़ेंगे। और चारों तरफ एक अजीब सी डराने वाली शांति है। और तभी विराट का फोन बज उठता है। फोन पर है उसकी पत्नी वंदना और उसकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी घबराई हुई है। उसे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा कि विराट इतनी रात में वो नदी पार कर रहा है। वंदना उसे चेतावनी दे रही है। वो कहती है कि उस नदी के पास वो घूमती है और उसका नाम लेना मतलब खतरे को बुलाना है। लेकिन विराट वो तो इस सबको गांव वालों का अंधविश्वास मानकर हंस देता है। तो यहां देखिए 2 अलग अलग नजरिए। एक तरफ है विराट का कॉन्फिडेंस जो सोचता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, और दूसरी तरफ है वंदना का असली डर। और यही टकराव है जो कहानी को आगे ले जाता है। एक का विश्वास न करना दूसरे के डर पर हावी हो जाता है। और विराट को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एटीट्यूड उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। फोन कटता है और ठीक उसी पल विराट को पायल की छनक सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो नदी किनारे एक साया खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही विराट अपनी टॉर्च की रोशनी उस साए पर डालता है, वो एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, बिल्कुल अप्सरा जैसी। उसका रूप इतना इतना आकर्षक था कि विराट एक पल में ही यक्षिणी के डर को भूल गया और उसकी तरफ खिंचा चला गया। और फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए विराट से कुछ ऐसा कहती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसको कैसे पता चला कि विराट और वंदना के बीच फोन पर क्या बात हुई थी? उसकी नशीली आंखों में देखकर विराट तो बस सब कुछ भूल गया, पूरी तरह उसके वश में आ गया। लेकिन जैसे ही विराट उसके पास पहुंचता है, वो खूबसूरत चेहरा एक खौफनाक बुढ़िया में बदल जाता है। उसकी स्किन पर झुर्रियां आ जाती हैं और उसका गर्म शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। विराट कांपते हुए पूछता है, कौन कौन हो तुम? और वो धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी हूं, तेरी मौत। ये सुनते ही विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी उसे पकड़ लेती है। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो चिल्लाकर कहती है कि वासना में अंधा होकर वो अपनी पत्नी वंदना को भूल गया। वो मर्दों की हवस को कोसती है और फिर वो अपने तेज नाखून विराट के सीने में गाड़ देती है और उसका सारा खून पी जाती है। और जैसे जैसे वो खून पीती है, वो वापस जवान होने लगती है। पीछे क्या बचता है? विराट का सूखा हुआ, सफेद पड़ चुका शरीर और यक्षिणी के हाथ में उसका सिकड़ा हुआ दिल। और ठीक इसी मोमेंट पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक टाइपराइटर की आवाज गूंजती है और पूरा सीन बदल जाता है। पता है क्या? जो कुछ भी अभी तक देखा वो असल में लिखा जा रहा था। अब हम मिलते हैं एक राइटर से जो एक बंद कमरे में बैठा है और उसने अभी अभी अपनी हॉरर कहानी का ये हिस्सा खत्म किया है। वो अपने इस ट्विस्ट से काफी खुश है। उसे लगता है कि ये पढ़ने वालों को जरूर चौंका देगा। उसके मन में ख्याल आता है कि हाँ, लोगों को विराट की मौत का दुख होगा, पर आखिरकार एक हॉरर स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मौत तो जरूरी है। यह है एक राइटर का प्रोफेशनल नजरिया जो अपनी कहानी और किरदारों को खुद से अलग रखता है। तो कहानी पूरी करके राइटर सुबह के 3 बजे अपने कॉन्टैक्ट जगदीश को फोन करता है। लेकिन जैसे ही जगदीश को पता चलता है कि कहानी यक्षिणी के बारे में है, वो डर जाता है। उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि राइटर उसी नदी के पास रहकर ये सब लिख रहा है जहां लोगों के मुताबिक वो यक्षिणी घूमती है। जगदीश के इस डर के जवाब में राइटर अब यक्षिणियों के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। वो समझाता है कि यक्षिणियां असल में वैसी नहीं हैं जैसा उन्हें समझा जाता है। वो बुरी नहीं होती हैं। राइटर के हिसाब से यक्षिणियां तो बुनियादी तौर पर अच्छी और त्यागी आत्माएं होती हैं। तो जो खौफनाक रूप कहानी में देखा वो उनकी सच्चाई नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतनी हिंसा पर उतारू और खतरनाक कैसे हो गई? अब इसको समझने के लिए राइटर हमें पुराणों के हिसाब से ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझाता है। देखिए, कई लोक या डायमेंशंस हैं। कुछ जैसे विष्णु लोक पृथ्वी से बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन यक्ष लोक जैसे कुछ लोग पृथ्वी के बिल्कुल पास हैं, सबसे नजदीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये
कि जब कोई इंसान पूरे ध्यान से मंत्रों का जाप करता है तो उसकी एनर्जी की वाइब्रेशंस सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगी? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी लोक में, यानी यक्ष लोक में। और यही वजह है कि इन लोकों में रहने वाले जीव इंसानों की प्रार्थनाओं का जवाब सबसे जल्दी देते हैं। और अब आती है वो आखिरी सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरी पजल को सॉल्व कर देती है और इस यक्षिणी की कहानी को एक हॉरर से ज़्यादा एक ट्रेजेडी बना देती है। राइटर बताता है कि उसकी कहानी की यक्षिणी ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। ये जो यक्षिणी है ये द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी। सोचिए, हजारों साल पहले, और यहाँ उसे एक श्राप मिला। एक ऐसा श्राप जिसने उसके अच्छे स्वभाव को उससे छीन लिया और उसे खून की प्यासी शिकारी बना दिया। तो वो जो भी करती है, हर हमला, हर कत्ल, वो उस श्राप का नतीजा है, उसकी अपनी मर्जी का नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए इस बारे में, अगर किसी जीव को उसकी मर्जी के खिलाफ एक श्राप की वजह से राक्षस बना दिया जाए, तो क्या वो सच में बुरा है? क्या वो एक मॉन्स्टर है या वो खुद एक शिकार है?